सेक्शन नंबर 8 बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस के बारे में। जब हमने सेक्शन नंबर 6 और 7 पढ़ा था, then I told you that सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है सेक्शन 8 पे उससे सब्जेक्ट है। ओके तो यानी कि जो बेनिफिट आपको 6 और 7 में मिल रहा था वो तो बेनिफिट मिलेगा आपको, बट सेक्शन 8 में रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो लगाने के बाद आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ओके तो सेक्शन नंबर 8 की रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, C was 14 years old. C was 14 years old when a civil wrong hampered against him. C सिर्फ 14 साल का था जब उसके खिलाफ एक सिविल रॉन्ग हुआ था। सपोज C को मारा गया था, C को मारा गया था when he was 14 years old. अब हम मान लेते हैं कि जो लिमिटेशन पीरियड है इसमें वो 12 इयर्स का था, 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड था। वी आर जस्ट अज्यूमिंग। ओके अब जब सेक्शन 6 हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो लिमिटेशन पीरियड है कब स्टार्ट होगा। जस्ट थिंक योरसेल्फ, ये लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 जब ए जो है जब सॉरी सी जब है सी टर्न्स 18 इयर्स ओल्ड। जब सी 18 साल का होगा उसके बाद से जो है इसका ये 12 साल का पीरियड चालू होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6। बट सेक्शन 8 बोलता है कि सी जो है उसको ये बेनिफिट 3 साल से ज्यादा का नहीं मिल सकता। ओके तो यहाँ पे सी जो है उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 3 इयर्स का ही मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस हम ये मानेंगे कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो 14 इयर्स का जब वो था तब से ही स्टार्ट हो गया था। ओके एंड जब वो 18 साल का हो गया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 8 साल ही हैं सूट फाइल करने के लिए। ओके तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि द मैक्सिमम बेनिफिट दैट यू कैन गेट, दैट अ माइनर और अनसॉल्व्ड पर्सन कैन गेट इज ऑफ 3 इयर्स। अब एक और एग्जांपल है, अगर सी 14 इयर्स का था जब उसके खिलाफ एक सिविल रॉन्ग हुआ और लिमिटेशन पीरियड था 3 इयर्स का, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था। जब ये 18 इयर्स का होता है तब ऑब्वियसली ये 3 इयर्स का जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो गया था। ओके नाउ व्हेन ही टर्न्स 18 इयर्स ओल्ड कैन ही फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने उसके साथ सिविल रॉन्ग किया है सी के साथ। जब 18 साल का होगा उसके बाद क्या इसके पास राइट है सूट फाइल करने का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 इसके पास राइट है और उसको बेनिफिट मिलेगा जो कि कितना होगा, जो होगा मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। तो व्हेन सी टर्न्स 18 इयर्स ओल्ड इसके बाद से इसके पास 3 साल होंगे सूट फाइल करने के लिए क्योंकि उसको 3 साल का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो यही हमको सेक्शन नंबर 8 में समझना है। यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू कैन रीड इट, नथिंग इन सेक्शन नंबर 6 or 7 applies to suits to enforce rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability। तो 3 साल से ज्यादा का बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिल सकता। ओके जब उसकी डिसेबिलिटी एंड हो गई तब से 3 साल तक उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके अब इसमें एक और चीज बोली गई है, इसमें बोला गया है प्रीएम्पशन, यानी कि प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट पहले क्या होगा, आई जस्ट लेट यू नो फर्स्ट कि व्हाट इज प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन होता है कि सपोज ए एंड बी आर नेबर्स, ए और बी जो है वो नेबर्स हैं। ओके अब क्या होता है, प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं। वो ये बोलता है कि अगर बी जो है अपना घर बेचना चाहे, सपोज ए और बी नेबर्स थे, साथ साथ में ये रिश्तेदार भी थे, देवर ब्रदर्स ऑल्सो, साथ में रहते भी थे। लेकिन अब अगर बी अपना घर बेचना चाहे तो सबसे पहले उसको ए से पूछना पड़ेगा। प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट यही है कि ए से पहले उसको पूछना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली ही कैन सेल हिज हाउस। वो बी ये बोलेगा एक कि मेरा एक घर मैं बेचना चाह रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द राइट टू परचेज इट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में मैं तेरे को ये परचेज करने का मौका दे रहा हूँ। ओके बी ए को ये चीज बोल सकता है।
यही है राइट ऑफ प्रियम्पशन, दैट बिफोर सेलिंग हिज हाउस वी हैज टू आस्क ए। अब सेक्शन 8 ये बोलता है कि प्रियम्पशन के राइट के ऊपर जो है, प्रियम्पशन के ऊपर ये लिमिटेशन वाला बेनिफिट नहीं रहेगा। सपोज ए वॉज अ माइनर, ए जो है वो माइनर था, ओके। अब बी ने ए से बिना पूछे अपना घर को बेच दिया, बी से बिना पूछे अपने घर को उसने बेच दिया, तो ए यहाँ पे प्रियम्पशन सूट फाइल कर सकता है। सपोज प्रिस्क्राइब पीरियड टू फाइल अ प्रियम्पशन सूट इज 1 ईयर। 1 साल का एक प्रिस्क्राइब पीरियड है सपोज लिमिट प्रियम्पशन का जो सूट है उसको फाइल करने का, ओके। अब ए जो है वो माइनर है, लेकिन स्टिल उसको 1 साल के अंदर अंदर ही सूट फाइल करना पड़ेगा। वो माइनर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सूट फाइल अब मेजर होने के बाद करेगा, बिकॉज सेक्शन 8 से कि प्रियम्पशन मिले सूट्स पे ये बेनिफिट जो बेनिफिट है आपको सेक्शन 6 का वो नहीं मिलेगा। एंड इन दिस केस उसको इवन दो ही इज ऑफ 7 years old, ये 7 साल का है, स्टिल उसको 1 साल के अंदर अंदर एक सूट फाइल करना पड़ेगा प्रियम्पशन वाला। एंड इफ अगर वो नहीं करता है तो आगे जाके वो प्रियम्पशन का सूट फाइल नहीं कर सकता। तो सेक्शन नंबर 8 हमारा यही बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, जो कि बात करता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। इस सिंबल से बोलता है कि एक बार आपकी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तब वो रुकेगा नहीं। सपोज ए वॉज अ माइनर, ओके। जब ये माइनर थे, जब ये 15 ईयर्स के थे, 15 साल के थे, तब इनके खिलाफ एक सिविल रॉन्ग हुआ था, ओके। अब जब ये 18 साल के हो गए, व्हेन ही टर्न्स 18, तो इनका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो चालू हो गया। तो 18 साल से 3 साल के बाद तक उनको सूट फाइल करना पड़ेगा, ओके। नाउ अब इनके खिलाफ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, इनके जो लिमिटेशन पीरियड वो स्टार्ट हो चुका है। अब व्हेन ही टर्न्स 19, तब क्या होता है, तब ये पागल हो जाते हैं, देन ही टर्न्स इनसेन। तो क्या अब ये इनसेन हो गए हैं, इसका ये मतलब है कि जो लिमिटेशन पीरियड चालू हो चुका था 18 साल की उम्र से वो रुक जाएगा? सेक्शन 9 बोलता है कि वो नहीं रुकेगा। एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू हो चुका है तब सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी जो है वो उसको नहीं रुकेगी। व्हेन ही टर्न्ड 18, तब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था एंड आगे जाके वो पागल भी हो जाता है, स्टिल वो लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। इवन इफ इट टर्न्स मैड, देन दिस लिमिटेशन पीरियड विल नॉट स्टॉप, ओके। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 के प्रोवाइजो के ऊपर। सेक्शन 9 का प्रोवाइजो ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, ए ने अपने लाइफ टाइम में काफी सारे लोन्स दिए थे और काफी सारे लोन्स उसने लिए भी थे। He gave many loans and he took many loans as well. अब ए जो है वो मर जाता है, ए डाइज। इसके बाद क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। इस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि वो चेक करे कि ए की लाइबिलिटीज कितनी है और ए को कितने पैसे रिकवर करने हैं। इसी सबका वो पूरा अकाउंट्स बनाता है, ओके। सपोज ए का कुछ अमाउंट बी से लेना था, ए हैड टू टेक अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बी, ओके। बी से उसको कुछ अमाउंट लेना था। अब ए तो मर गया, अब एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा कि ये पैसे निकलवाना बी से, ओके। अब क्या होता है, बाय शेयर लक बी जो होता है, बी उसी को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है। बी ओनली वॉज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। यहाँ पे किसी को पता थोड़ी था कि बी पैसे वो करता है, को nobody had this knowledge and that is why B only was appointed the administrator. अब जब तक ये पूरी प्रोसीडिंग चलेंगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग चलेंगी, उस दौरान जो भी टाइम लगेगा, सपोज 3 महीने तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीडिंग चली है, तो जो 3 months है ना, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये टाइम आप प्रिस्क्राइब पीरियड में नहीं गिनोगे। लिमिटेशन पीरियड जो चल रहा है ना, उसमें जो 3 महीने हैं
उसको आप हटा दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, ओके। एंड 3 महीने से जो लिमिटेशन पीरियड है वो फिर बढ़ जाएगा। सपोज आगे जाके ए के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बी के खिलाफ सूट फाइल करना है फॉर रिकवरी ऑफ डेट। जो ए से इसने पैसे लिए थे बी ने, उसके रिकवरी के लिए अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आगे सूट फाइल करते हैं तो जो 3 मंथ्स का एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम है ना, ये हो जाएगा एक्सक्लूड, ओके। तो यही हमको समझना है बस इसके प्रोवाइजो में। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक पब्लिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपको पता है कि नॉर्मली एक नोबल कामों के लिए, एक अच्छे कामों के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, उनके फुलफिलमेंट करने के लिए। अगर एक ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया गया है और उस ट्रस्ट ने कुछ घपलेबाजी कर दी है या कुछ करप्शन वगैरह कर दिया है एंड उसके खिलाफ आपको सूट फाइल करना है, तो उस केस में आप लिमिटेशन पीरियड को नहीं देखोगे एंड एक पब्लिक ट्रस्ट को आप सब उस ट्रस्टी को हटाना है या कुछ भी आपको उस ट्रस्ट के रिगार्डिंग करना है, देन जो लिमिटेशन पीरियड है उसको आप जो है वो नहीं देखोगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। ये बात करता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू व्हिच द एक्ट एक्सटेंड्स। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करी गई है, बट आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ आर्टिकल 370 तब ये आई थिंक ये सेक्शन नंबर 11 में भी अमेंडमेंट करनी चाहिए। इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज ए एंड बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में अंदर हो रहा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है। सपोज बी वॉज फ्रॉम कश्मीर एंड वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है। ए जो है फिर वो सूट लेके आता है। ए ब्रिंग्स अ सूट इन दिल्ली, एक दिल्ली में सूट लेके आता है, सेम ट्रांजैक्शन के लिए वो दिल्ली में सूट लेके आता है। तो सेक्शन नंबर 11 बोलता है हमारा, सेक्शन नंबर 11 ये बोलता है कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली के कोर्ट्स वो लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करेंगे। इवन तो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट का, वो उससे हमको मतलब नहीं है। बट अगर सूट दिल्ली में फाइल हुआ है तो दिल्ली के जो भी कोर्ट्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे, ओके। सेम रूल इज देयर इफ जम्मू एंड कश्मीर के जाए कोई फॉरेन कंट्री के बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज लंदन के किसी आदमी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लंदन में, बट उसको आप उसके ब्रीच के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए आपने दिल्ली में सूट फाइल किया है, तो जो दिल्ली के कोर्ट्स हैं वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करेंगे। तो सेक्शन 11 यही बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, जो कि पार्ट 3 का पार्ट है, पार्ट 3 का ये हिस्सा है। अब हम सेक्शन 12 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 12 ये बोलता है कि इन कंप्यूट इसका क्लॉज 1 ये बोलता है that in computing the period of limitation for any suit appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded। यानी कि सपोज ए ने बी को मारा है, ए ने बी को मारा है ऑन 10th जून। अब बी जो है वो सूट फाइल कर सकता है सपोज इस केस में 3 महीने तक, प्रिस्क्राइब पीरियड 3 महीने का है। जो हमने शेड्यूल देखा था उसमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक ही सूट फाइल कर सकता है बी, ओके। तो हमारा 12 का क्लॉज नंबर 1 ये बोलता है कि जो 10 जून की डेट है ना, जो ये 10th जून की डेट है, इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, यानी कि ये दिन नहीं गिना जाएगा लिमिटेशन पीरियड में। इस दिन के बाद जैसे जो 11th जून होगा उस दिन से आप मानेंगे, 11 जून से आप मानेंगे कि लिमिटेशन पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा, बेसिकली एक बेनिफिट मिलेगा 1 एक्स्ट्रा दिन का। तो बी विल गेट 1 डे एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1। और 10 जून से नहीं बल्कि 11 जून से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, ओके। तो यही हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, शुरू में भी ऐड कर सकते हो, लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, ओके। अगर आप चाहो तो 10 जून से अपना लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करा दो और जब ये 3 महीने खत्म हो रहे होंगे उसमें आप एक दिन बाद लास्ट में एक्स्ट्रा बढ़ा दो,
ये भी आप कर सकते हो। मेन इसमें ये बात है कि आपको एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पहले जोड़ दो उसको, चाहे आखिरी जोड़ लास्ट में जोड़ दो, वो आपके ऊपर है। अब हमारा क्लॉज 2 क्या बोलते हैं इसका, इसका हम क्लॉज 2 पढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन or for review of a judgment, the day on which such judgment complained of was pronounced, and the time requisite for obtaining a copy of decree, sentence, or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. मतलब कि अगर एक डिक्री के खिलाफ आपको सूट अपील फाइल करनी है, सपोज a decree was pronounced by a court on 10th of March, 10 मार्च को डिक्री प्रोनाउंस करी है कोर्ट ने, ओके। अब इस डिक्री के खिलाफ अपील फाइल करनी है, तो इसमें कौन से दिन को एक्सक्लूड कर दोगे आप लिमिटेशन पीरियड से। सपोज अपील फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 मंथ्स है, 3 महीने के अंदर डिक्री से 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है अपील फाइल करनी है। तो मतलब 10 मार्च से बाद 10th मार्च से आपका ये जो है आगे से लाइक आफ्टर 10th मार्च आपको 3 महीने मिल रहे हैं अपील फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे कौन से दिन एक्सक्लूड कर दोगे आप, इसमें आप 10th मार्च का जो दिन है ना, जिस दिन वो डिक्री आई है उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, यानी कि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पे। जिस दिन को डिक्री पास हुई है उस दिन को हम कंसिडर नहीं करेंगे लिमिटेशन पीरियड के काउंटिंग में, ओके। और इसमें एक और चीज बोली गई है कि जो टाइम आपको लगा है डिक्री या ऑर्डर को निकलवाने के लिए, अब देखो 10th मार्च को अपने डिक्री मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, जजमेंट हमेशा जजमेंट प्रोनाउंस होती है, जो डिक्री है वो जजमेंट के 15 डेज के बाद आती है। तो ये चीज मैंने गलती से लिख दी थी यहाँ पे डिक्री, बट इट्स नॉट ट्रू। जजमेंट हमेशा प्रोनाउंस होता है एंड उसके 15 डेज के बाद डिक्री आती है, ओके। नॉर्मली यही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा कभी कभार लग जाता है, ओके। जजमेंट हमारा 10 मार्च को प्रोनाउंस हुआ था एंड अब सपोज जो जजमेंट है उसको उसके बाद डिक्री निकलवाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, सपोज 16-17 दिन लग गए डिक्री को आने के लिए। अब ये जो पूरा टाइम लगा है ना डिक्री को आने के लिए, वो टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे। सपोज जजमेंट 10 मार्च को आ रही है और डिक्री आ रही है 21 मार्च को, तो ये जो 10-11 दिन का टाइम है बीच का, ये पूरा एक्सक्लूड कर दोगे एंड 21 मार्च के बाद से आप मान लेंगे कि हमारा जो 3 महीने का टाइम है वो स्टार्ट होता है, ओके। तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है वो दिन भी हटाएगा, वो दिन भी एक्सक्लूड होगा, और जो जजमेंट से डिक्री के मिलने तक का जो बीच का टाइम है वो टाइम भी आप एक्सक्लूड कर दोगे, ओके। तो ये बेनिफिट मिलेगा अपेलेंट को। अब इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि जो भी जजमेंट को निकलवाने में टाइम लग रहा है, सपोज जजमेंट 10 मार्च को आई थी, 10 मार्च को जजमेंट आई थी और तुरंत उसकी कॉपी नहीं मिल पाई, सपोज 2-3 दिन लग गए कॉपी मिलने में जजमेंट की, तो ये जो पूरा टाइम लग गया है जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, वो टाइम भी आप हटा दोगे, ये टाइम भी आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपेलेंट को। तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा जो 3 महीने का अपील फाइल करने का टाइम था, उसमें ये 2-3 दिन जो हमारे जजमेंट की कॉपी निकलवाने में लगे वो भी आप उसमें ऐड कर दोगे। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 4 के ऊपर। क्लॉज नंबर 4 बात करते हैं आर्बिट्रेशन के केसेस के बारे में। आर्बिट्रेशन के केसेस के बारे में क्लॉज नंबर 4 बात करता है। सपोज एक आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है हमारा 20th फेब को, 20th फेब को हमारा एक आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया है, ओके। अब इस अवार्ड को चैलेंज करवाना है, जिस पर्सन के खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया है उसको इस अवार्ड को चैलेंज करवाना है, ओके। सपोज 3 मंथ्स का लिमिटेशन है, 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको 3 महीने का टाइम है उसके पास इस अवार्ड को सेट असाइड करवाने का, ओके। तो 20th फरवरी को अवार्ड आया था। अब इस अवार्ड की कॉपी को निकलवाने के लिए ना 6 दिन लग गए, 26 फरवरी को इस अवार्ड की कॉपी ऑब्टेन हो पाई है। तो ये जो 6 दिन है ना, ये
20 से लेके 26 तक का जो टाइम है इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इस पर्सन को इस डिग्री को सेट करवा डिग्री बोल रहा हूँ, इस अवार्ड को सेट करवाने के लिए जो टाइम है उसमें 6 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे। तो मतलब 3 महीने का टाइम है, वो टाइम तो है ही है, प्लस 6 डेज और उसको मिल जाएंगे। ओके, तो यही चीज जो है हमको समझनी है इसमें। अब हमारा सेक्शन नंबर 12 हो गया एंड अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। सेक्शन 13 क्या बोलते हैं? आपको मैंने पॉपर का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया था दैट कभी कभी कोई पर्सन होते हैं, इंडिजिन पर्सन उनको बोलते हैं, वो कोर्ट में बोलते हैं कि हमको कोर्ट फीस के बिना ही सूट इंस्टीट्यूट करने की परमिशन दो। सपोज एक पर्सन है ए, इसने ये पॉपर की जो एप्लीकेशन है ये इसने 20th जून को इसने एक पॉपर एप्लीकेशन कोर्ट में डाली थी कि मेरे को आप कोर्ट फीस सबमिट करे बिना ही केस को इंस्टीट्यूट करने की परमिशन दीजिए 20 जून को। ओके, अब 20 जून को एप्लीकेशन डाली थी और इसका डिसीजन, इस एप्लीकेशन का जो डिसीजन है ये आया सपोज 20th दिसंबर को। 20 दिसंबर को अब जो कोर्ट है वो बोलती है कि हम आपकी जो पॉपर की एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट करते हैं, आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन इस पूरे दौरान जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो गया। सपोज प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो 20th नवंबर को खत्म हो जाता है, तो अब ये पर्सन क्या सूट फाइल नहीं कर पाएगा? नाउ दिस पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट। ऐसा नहीं है, हमको जो सेक्शन नंबर 13 है, जो सेक्शन नंबर 13 है ना, वो क्या है, वो ये बोलते हैं कि ये जो टाइम पूरा निकला है ना 20 जून से लेके 30 दिसंबर का जो टाइम है ये आप एक्सक्लूड करवा सकते हो। ओके, तो ये जो उसके 3-4 महीने लग गए हैं, चार नहीं 5-6 महीने जो इसके लग गए हैं ये हो जाएंगे एक्सक्लूड। ओके, एंड उसको ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा अब, बिकॉज इसने गुड फेथ में ये टाइम प्रोसिक्यूट किया था। इसने एप्लीकेशन में गुड फेथ में इसने ये सब आर्ग्यूमेंट्स करी थी कि मेरे को आप एज अ पॉपर सूट कंटिन्यू करने की परमिशन दीजिए। इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं ये एप्लीकेशन फाइल करके केस को डिले करता हूँ, इसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। एंड इसलिए ये जो 4-5 महीने का टाइम है 20 जून से लेके 20 दिसंबर तक का जो टाइम है वो आप एक्सक्लूड करवा दोगे एंड उसको 4-5 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एंड ही कैन फाइल अ सूट इवन दो द लिमिटेशन पीरियड हैज बीन ओवर। 20 नवंबर को ही खत्म हो गया था लिमिटेशन पीरियड, बट स्टिल उसको ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अब 4-5 महीने का, तो वो टाइम भी अब 20 नवंबर से आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो हमको इसमें यही चीज 13 में बोली गई है।